आहा। उन तो घटोत्कच ने यहीं रखान लीजिए 2-3 दिन अबार तो हटी देखो। नैनवा के बहुत प्यारे प्यारे श्रोताओं को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। बहुत लंबे अंतराल के बाद आप लोगों के बीच आना हुआ है। पहले जब निर्भय हाथरसी जी, हरिओम पवार जी, डॉक्टर उर्मिलेश जी, उनके साथ खूब नैनवा आया, बहुत प्यार मिला आप लोगों का। और उन ऐतिहासिक कवि सम्मेलनों का मैं गवाह रहा हूँ, जिसकी वजह से आज भी नैनवा वर्ल्ड रिकॉर्ड में गिना जाता है कि जहाँ सुबह 6-7 बजे तक कवि सम्मेलन चलता है। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड नैनवा के नाम है पूरे देश में। उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। हालांकि जब भीड़ बहुत हुआ करती थी, थोड़ा उसमें परिवर्तन आया है, लेकिन फिर भी नैनवा नैनवा है। आहा। और अब आज बड़ी विकट परिस्थितियां सब कवियों के सामने हैं। किसी नेता पर नहीं सुनाना, किसी पार्टी पर नहीं सुनाना, और यही कवियों के चुनिंदा सब्जेक्ट होते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि आचार संहिता का पूरा पालन किया जाए। बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। अभी मुझसे पहले इस माइक पर सबिया सर थी और कमल मनोहर और उनकी नोकझोंक का आप मजा ले रहे थे, आनंद ले रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा था इनकी नोकझोंक से जैसे इजराइल ने हमास को खदेड़ दिया है, लेकिन जब सबिया ने जवाब दिया तो ऐसा लगा जैसे एक जर्सी गाय ने बूथरिया फपेट दिया है। वाह 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 वाह। अब आज सब्जेक्ट तो सारे खत्म है। तो सबिया यहाँ पर कविता पढ़ रही थी, जो वार्ड नंबर 39, ये बड़े ऊंचे हाथ कर करके तालियां बजा रहा था। लेकिन मेरा नंबर आया तो ये वार्ड नंबर 39 कुछ उदास हो गया है। क्यों उदास हुआ? मुझे बैठे बैठे 4 पंक्तियां जो बनी आपके बीच रखता हूँ, तालियां बजाना, क्योंकि इस कवि सम्मेलन की मांग का सिंदूर ये वार्ड नंबर 39 ही है। हाँ। इसी के बल पे आज का पूरा कवि सम्मेलन टिका हुआ है। इधर वाले तो बिल्कुल शांत ऐसे बैठ रहे हैं जैसे बैठने ही आए हैं। आप लोग भी थोड़ा सा अगर कवियों को एक संबल देंगे तो अच्छा लगेगा। लीजिए, सबिया ने बहुत बढ़िया सुनाया कि आप किस लिए, तालियां बजाना और आ करना वाह करना, आप किस लिए उदास हो गए। हाँ, ये ऐसे सुनोगे तो मजा आएगा। आप किस लिए उदास हो गए, होश और क्यों हवास खो गए, एक पारों ने गीत क्या पढ़ा, आप सब देवदास हो गए। वाह। ऐसे सुनोगे तो मजा आ जाएगा। वैसे एक बात मैं आपको बताऊं, क्योंकि आपका अपना हूं, आड़ोती का हूं, इसलिए आपका ही हूं। अगर ये श्रोता अगर सामने बैठे होते तो इस कवि सम्मेलन का नजारा ही कुछ और होता। लेकिन फिर भी आप वहां से पूरा संबल इस कवि सम्मेलन को दे रहे हैं, आप बधाई के पात्र हैं। लीजिए, मैं ये कवि सम्मेलन कीर्ति काले जी की सरस्वती वंदना से शुरू हुआ। अब सब्जेक्ट सारे मतलब बैन है, तो मैं यहीं से कुछ बातें उठाता हूं और आप तक पहुंचाता हूं। माँ शारदा ने एक प्रसाद मुझे दिया, उस प्रसाद को नैनवा वालों को बहुत लंबे टाइम बाद बांट रहा हूं। अरे तू बैठ जा। नहीं, ये बात बिल्कुल सही है कि ये वास्तव में ऐसा आदमी है कि ये अंता में रहता है, हमारे 12 जिले में वार्ड पार्षद भी रहा है। इसके कई विरोधी भी हैं, लेकिन देवेंद्र, अंता तेरे वार्ड के लोग तेरे विरोधी हो जाएं, अंता विरोधी हो जाए, पूरा 12 जिला विरोधी हो जाए, पूरा राजस्थान तेरा विरोधी हो जाए, पूरा भारत तेरा विरोधी हो जाए, पूरा विश्व तेरा विरोधी हो जाए, पर इसके बावजूद ये तो वरदान तुझे परमात्मा ने दिया है कि तेरा कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। ये फायदा तुझे है, इसलिए अब बैठे रहना। सुनिए कि और इसमें बस शर्त यही है
कि एक एक श्रोता की, इधर सामने वाले श्रोताओं से भी निवेदन करता हूं, अगर आपकी तालियां मिलती रही इस कविता को तो ये कविता यहीं बनती रहेगी, आगे चलती रहेगी, बढ़ती रहेगी। अगर आपकी तालियां नहीं मिलेगी तो ये कविता बंद हो जाएगी। अब थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए कि कीर्ति जी ने सरस्वती की करी अर्चना पूजा, कीर्ति जी ने सरस्वती की करी अर्चना पूजा, अरे काव्यमयी हो गया यहाँ का वातावरण समूचा, आरती माता की उतारी रे बजाओ तालियां, आरती माता। हाँ बस बैठ जाओ आर्यपुत्र, हाँ बैठ जाओ। 3-4 चक्कर लगा लिए यार आपने, इधर उधर इधर बार बार आ रहे हो। आपसे ही कह रहा हूं कि बैठ जाओ जी आर्यपुत्र, बे मतलब घूम रहे हो, अरे बैठ जाओ जी आर्यपुत्र, बे मतलब घूम रहे हो, अरे आज नहीं आई है वो तुम जिसको ढूंढ रहे हो, दिल की है इनको बीमारी रे बजाओ तालियां, दिल की है इनको बीमारी। हाँ हाँ हाँ, अभी तो अरे हाल तो चलेगी यार, हाल थोड़ी खत्म हो रही है, पर बस तालियां आती रही, तालियां बंद हुई तो कविता भी बंद। अब आप सब कवियों को आपने पूरे ध्यान से, पूरे मनोयोग से सुना है, इनकी कविताएं आपकी याद हैं, तो उन कविताओं को ध्यान रखें, सुने। सबसे पहले शुरुआत की अर्जुन ने कि अर्जुन ने सब श्रोताओं के दिल पर डाका डाला, अर्जुन ने सब श्रोताओं के दिल पर डाका डाला, अर्जुन ने सब श्रोताओं के दिल पर डाका डाला, अरे बांधी रस्सी में बांध गले में रस्सी भैया, कर गए गड़बड़ झाला, डोकरी निपटा दी बेचारी रे बजाओ था यहाँ हाँ आओ सब बिराज, हाँ यहीं बिराज जाओ। आइए श्रीमान कृपया स्थान ग्रहण कर बैठे, आइए श्रीमान कृपया स्थान ग्रहण कर बैठे, सही समय पर आप आए हम शुरू शीघ्र कर बैठे, हमसे भूल हो गई भारी जी बजाओ तालियां, हमसे भूल हो गई भारी। उसके बाद आया, क्या नाम उसका बच्चे का, सुधांशु, क्या नाम, सुधांशु, सुधांशु, हाँ, के सुधांशु के दिल में भैया प्यार का अंकुर फूटा, वो तो आपका ही है, आप अच्छी तरह जानते हैं। और वकील साहब सुने कि सुधांशु के दिल में भैया प्यार का अंकुर फूटा, और इसकी गर्लफ्रेंड ने इसको बैलेंस डलाकर लूटा, भाग गई वो तो रे कुंवारी रे बजाओ तालियां, भाग गई वो शायद कुंवारी रे बजाओ तालियां। फिर भी उसने प्रेम प्यार के जो गीत पढ़े तो उससे युवाओं में एक जागृति तो लाया, उसने कोशिश की वहां से बात सुनना। और देखो इस कविता में एक माँ शारदा ने प्रसाद दिया है, तो शर्त भी है कि इसमें हम पक्षपात नहीं कर सकता, जैसा देखा वैसा इसमें हाथों हाथ लिखना पड़ता है। अगर आपको लगे अगली पंक्ति में तो एक एक श्रोता घनघोर तालियां का घनत्व बढ़ाए कि मैं सही कह रहा हूं और मैंने बिल्कुल सही सोचा है। सुनिए कि हाँ, कि दीपांशु के मुक्तक सुनकर युवा श्रोता जागे, सुधांशु के मुक्तक सुनकर युवा श्रोता जागे, अरे मारुति माइक पर आया 80 श्रोता भागे, 90 कर रहे थे तैयारी रे बजाओ तालियां। तालियां कमजोर है आपकी, आपकी तालियां नहीं आ रही, बंद करूं क्या? हाँ तो थोड़ा सा तालियां बढ़ाओ। हाँ देखो ये 3 श्रोता आ रहे हैं, इन तीनों को साथ देखकर ठनका मेरा माथा, इन तीनों को साथ देखकर ठनका मेरा माथा, अरे राम लखन के संग संग जो चले जानकी माता, तीनों हो गए ये वनवासी रे बजाओ।
अच्छा, ये पुरुष, मैं नैनवा में देख रहा हूं कि पुरुषों पुरुषों का जोड़ा आता है और पुरुषों पुरुषों का जोड़ा जाता है। हालांकि अब तो कानून ने भी मान्यता दे दी है, क्योंकि यहां तो ज्यादातर वकील बैठे हुए हैं कि रीति रिवाज नैनवा के भी नहीं समझ में आते, रीति रिवाज नैनवा के भी नहीं समझ में आते। वो देखो, वो जा रहा है एक जोड़ा, बहुत खूबसूरत। रीति रिवाज नैनवा के भी नहीं समझ में आते, अरे यहाँ पुरुष भी पुरुषों के संग जोड़े से ही जाते, इनकी रहे सलामत यारी रे बजाओ तालियां, इनकी रहे सलामत। जो जा रहे हैं, जाते जाते मेरी एक पंक्ति सुन जाइए, इस माइक की रेंज आप तक पहुंच जाएगी और आप तालियां बजाइए। कि देखो, मैं बुरा नहीं मानता, अब कई प्राकृतिक पीड़ाएं होती हैं, कई रासायनिक आपदाएं होती हैं, या अब पहले यहाँ पे बहुत भीड़ थी, कुछ लोग चले गए, हो सकता है ऐसी संभावित परिस्थिति किसी के सामने हो, इसलिए मैं बुरा नहीं मानता। कि घर को जाते हैं जो श्रोता नहीं है बिल्कुल दोषी, घर को जाते हैं जो श्रोता नहीं है बिल्कुल दोषी, अरे दोषी तो वे हैं जो पहले चले गए पड़ोसी, इनकी तो मजबूरी भारी रे बजा, इनकी। पर जाते जाते मेरी दो पंक्तियां सुन लीजिए कि कहाँ चले श्रीमान छोड़कर पकी पकाई खीर, कहाँ चले श्रीमान छोड़कर पकी पकाई खीर, अब इतनी देर से घर पर जाकर क्या मारेंगे तीर, पत्नी के हैं परम पुजारी ये बजा। भैया, ये माइक को अगर रिकॉर्डिंग कर रहे हो तो बंद कर दो, वरना ज़्यादा देर इस पर नहीं सुना पाएंगे। और कवियों की भी शिकायत है, गला खींच रहा है। और दो पंक्तियां तुम भी सुनो और ताली बजाना तुम भी। एक पंक्ति सुनो कि टीम बहुत अच्छी है लेकिन एक शिकायत प्यारे, टीम बहुत अच्छी है लेकिन एक शिकायत प्यारे, अरे जरा देर में खींच लिए हैं इसने गले हमारे, शायद माइक है सरकारी ये बजाओ। ये एक जोड़ा और जा रहा, इसे कहते हैं बेमेल विवाह। लीजिए जामवंत जी, बहुत बढ़िया रील बना रहे हैं आप, तो दो पंक्ति आप भी सुन लो, आप भी कैमरा छोड़ के तालियां बजा देना। कि तुमसे नहीं शिकायत कोई प्रेम से रील उतारो, तुमसे नहीं शिकायत कोई प्रेम से रील उतारो, पर होकर मर्द मर्द के ऊपर एक आंख मत मारो, चक्कर पड़ जाएगा भारी रे बजाओ तालियां। और सब्या के बाद मेरा नंबर आया है और कमल जी बहुत बढ़िया संचालन कर रहे हैं, कहीं गए हुए हैं, बहुत अच्छे इंसान थे, अब नहीं रहे। तो कमल ने भी मुझसे भैया बदला खूब निकाला, कमल ने भी भैया मुझसे बदला खूब निकाला, अरे मारुति के पीछे इंजन सड़क कूटने वाला, इनके बाद हमारी बारी रे बजाओ तालियां। लीजिए साहब, वास्तव में मैं जिम्मेदार मंच से और पूरी ईमानदारी से कह रहा हूं कि ये कविता नहीं थी। अब आप मेरे अनुरूप हो गए हैं और मैं कविताएं आपको सुनाता हूं। बहुत अच्छा लग रहा है कि आज हंसते मुस्कुराते चेहरे हमें नजर आ रहे हैं, कवि सम्मेलन हो रहा है, वरना 3 साल जो हमने कोरोना काल की त्रासदी के भोगे हैं, आपके हमारे सबके परिवार में, मोहल्ले में, पड़ोस में कोई न कोई बड़े हादसे जरूर हुए हैं और बहुत संतरास हमने झेला है। उन दिनों में साहब ऐसे ऐसे कवि सम्मेलन हम लोगों ने थोड़ी थोड़ी ढील मिली तो किए हैं, एक एक कमरे में 4-5 कवि, 7-8 श्रोता, और सबके मुंह पे मास्क, श्रोताओं के भी मास्क, हमारे भी मास्क। ऐसा लग रहा था जैसे रामलीला मंडली को कविताएं सुना रहे हो। वो मास्क देख के जैसे कोई अंगद जी बैठे हैं, नल नील बैठे हैं, हनुमान जी बैठे हो। एक काला चोंच वाला मास्क आया था, मैंने कहा जामवंत जी की कमी थी, यह भी पूरी हो गई।
अच्छा, पता ही नहीं पड़ता था वो मास्क में हम कविता सुना रहे हैं तो ये हंस रहे हैं कि रो रहे हैं मास्क। लेकिन उसमें क्या हुआ साहब कि मैं ज्योतिषी पर बहुत विश्वास करता था, लेकिन इस कोरोना काल में ज्योतिषी पे से, एस्ट्रोलॉजी पे से मेरा विश्वास उठ गया। पहले एक छोटा सा व्यंग एस्ट्रोलॉजी का सुन लीजिए, अगर उस व्यंग को आप दाद दे देंगे तो फिर मैं आगे थोड़े से बढ़िया व्यंग सुनाने का प्रयास करूंगा, वरना फिर व्यंग को वहीं रोक दूंगा। कि शारीरिक, मानसिक, आर्थिक परेशानियों से हैरान परेशान हम दोनों पति पत्नी एक पंडित जी के पास गए कि श्रीमान है कोई इन समस्याओं का समाधान। पंडित जी बोले, रे नादान, सूर्य अस्त है, मंगल अमंगलकारी है, बुद्ध की महादशा में गुरु का अंतर है, शुक्र नीच का है, शनि का ढैया है, इसलिए रुक रहा गृहस्थी की गाड़ी का पहिया है, राहु और केतु की वक्र दृष्टि है, इसलिए इन सारी समस्याओं की सृष्टि है। इन सब समस्याओं के समाधान का एकमात्र उपाय है, 1.25 महीने तक रोज नियमित रूप से महामृत्युंजय जप के जाप करवाओ। रोज सुबह सुबह 2 बेसन के लड्डू सफेद गाय को और 2 देसी घी में चुपड़ी हुई रोटी काले कुत्ते को खिलाओ। चौथे 5वें दिन झल्लाती हुई, दांत किटकिटाती हुई, बड़बड़ाती हुई मेरी धर्म पत्नी मेरे पास आई और बोली कि पूरे मोहल्ले के 4 चक्कर लगाए आई, न तो कुत्ता मिला और न गाय। घर गृहस्थी की कुछ तो जिम्मेदारियां आप भी संभालो। लड्डू मैंने खा लिए। वाह, अरे वाह, मुझे पूरा विश्वास हो गया कि ये नैनवा वही नैनवा है जो माणिक वर्मा के व्यंगों को सुनता था, अशोक चक्रधर को सुनता था। आज भी हैं कविता सुनने वाले श्रोता। घर गृहस्थी की कुछ तो जिम्मेदारियां आप भी संभालो। लड्डू मैंने खा लिए, रोटियां आप खा लो, लड्डू मैंने खा लिए। लेकिन क्या हुआ साहब, अब आप और हम सब कोरोना काल में बस 2-3 काम कर रहे थे। लॉकडाउन लगा हुआ, कर्फ्यू लगा हुआ पूरे देश में। अब या तो टीवी देख रहे पड़े और या नेट चला रहे, इसके अलावा तो कोई काम था नहीं। मैं भी एक दिन टीवी देख रहा, कर्फ्यू लगा हुआ बाहर, 9:30 बजे एक पंडित जी आ रहे टीवी पे और वो कह रहे कि आज शाम को ठीक 5:30 बजे एक साथ 5 शुभ ग्रह एक साथ आपके घर में प्रवेश करेंगे। वाह। अब मेरे तो टेंशन, मैंने कहा यार यहाँ तो 2.5 महीने से लोग लुगाई अलग अलग कमरों में सो रहे हैं, अब ये 5 ग्रह एक साथ आएंगे, इनको कहाँ सुलाएंगे। हाँ, टेंशन हो गया सर। 1.5 महीने से तो बेचारी जगह नहीं है तो घरवाली वो चटाई बिछा के किचन में सो रही है। अब ये कह रहे हैं 5 एक साथ आएंगे, अब बड़ी टेंशन। और ये और कह रहे पंडित जी कि शाम को ठीक 5:30 बजे सारे ग्रह आपके अनुकूल हो जाएंगे, गोचर आपके अनुकूल हो जाएंगे और आप बहुत ऊंचाई पे जाएंगे। अब वो टेंशन। अरे मैंने कहा यार कर्फ्यू लग रहा है, फ्लाइटें बंद, ट्रेनें बंद, बसें बंद, खुद की कार छोड़ो, मोटरसाइकिल, अरे मोटरसाइकिल छोड़ो, पैदल घर से बाहर नहीं निकल सकते। और वहां तो एक दूसरे के कमरे में ही नहीं जा रहा कोई। एक वो वाइपर पड़ा था, वो टूटा हुआ, उस पर थाली बांध के तो यूं रोटियां सरकारी हो। अब ऐसे में कहाँ जाएंगे, कौन सी ऊंचाई पे जाएंगे, काय से जाएंगे, बहुत बड़ा टेंशन। और उधर खिड़की में से मेन रोड पे देखो तो केवल एक गाड़ी नजर आए, वो सायरन बजाती हुई, एम्बुलेंस। और वो इधर से उधर, उधर से उधर, और ज्यादा टेंशन। अरे मैंने कहा तो बहुत ऊंचाई पे ले जाती है। वाह। और ये तो ले ही जाती है, फिर वापस थोड़ी लाती है। अभी तक जिसको लेगी उसको वापस ही नहीं लाई, और ज्यादा टेंशन। अब मैंने तो साहब नाश्ता भी नहीं किया, खाना भी नहीं खाया, मैं तो बस पड़ा घड़ी की तरफ देखूं, 4:30, 4:45, 5, 5:15। जैसे ही कांटा 5:30 पे पहुंचा, पंडित जी की बात आधी तो सच हुई, एकदम भड़बड़ाती हुई, झल्लाती हुई धर्म पत्नी कमरे में घुसी, किवाड़ खोल के बोले दिन भर से पड़े टीवी देख रहे हो। और आम आदमी पार्टी का चुनाव चिन्ह मेरे हाथ में पकड़ा के बोली जाओ छत पे जाओ और झाड़ू निकाल करके आओ। और ये मैंने कहा आगे ऊंचाई पे, जिंदगी में पहली बार आई इतनी ऊंचाई पे। एक काम और हुआ साहब कोरोना काल में, पूरा हिंदुस्तान हलवाई हो गया। वो यूट्यूब में देख के बेटी अलग रेसिपी बना रही, बेटा अलग रेसिपी बना रहा, पत्नी अलग बना रही, पति भी बना रहा। हम जैसे को बनाना नहीं आता था तो अपन बर्तन ही माज रहे, काम तो कर रहे थे कुछ न कुछ। अच्छा, 4 मालताल दही बड़े अलग मिल रहे, कचौरी अलग मिल रही, जलेबी मिठाई, जाने क्या क्या खाने को मिल रहा। और आए दिन लाओ मैदा, लाओ सूजी,
लाओ बेसन। अब एक दिन तो झगड़ा हो गया साहब। क्या हुआ? हाँ, ये कविता ही है भैया, पढ़ रहा हूँ। सुनो सुनो, स्वागत सुनो तो सही। अभी तो शुरू ही की है कविता यार। हाँ, इधर कुछ बैठे, आप लोग अगर सुनना चाहते हैं तो आप लोग समर्थन करें। कविता सुनने के लिए डायरेक्ट उसकी भूमिका भी बनानी पड़ती है। अभी भूमिका चल रही, कविता भी सुनाऊंगा, सुनिए। तो आए दिन लाओ, एक दिन तो अड़ गई कि बेसन नहीं आया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो मैंने एक दुकानदार को, मेरे दोस्त को फोन किया, किराने वाले को। मैंने कहा यार मामला बहुत गंभीर है, बेसन को यार बाहर कर्फ्यू लग रहा है। तो उसने कहा कि तू ऐसा कर, मेन रोड से मत आना, गलियों गलियों में होके दुकान के पीछे की तरफ आ जा, मैं शटर खोल के बेसन दे दूंगा। मैं गलियों गलियों में गया, उसने पीछे से शटर खोला, वो बेसन तोल ही रहा था, इतने में पुलिस की गाड़ी आ गई, हो लिया काम। अब मैं घर पे गया, बोले ले आए बेसन? मैंने कहा नहीं, सूजी लाया हूं। वाह। 8 दिन बाद फिर लाओ मैदा, फिर लाओ बेसन, फिर लाओ सूजी। मैंने फिर फोन किया उसको, मैंने कहा सूजी पड़ी है क्या? वो बोला जिस दिन तू बेसन लेने आया था ना, उसी दिन से सूजी पड़ी है। वाह। तो साहब क्या हुआ कि अब सुनिए आप छंद, और छंद का मजा लीजिए कि 4-5, वो पहले दूसरे लॉकडाउन में तो बहुत कुछ खाने को मिला मालताल, तीसरे लॉकडाउन में स्थिति मूंग की दाल और रोटी पे आ गई। तो मैंने अपनी पत्नी से कहा कि मैंने कहा जाने जाना मरीजों जैसा है खाना, मेरी ये दलील तकरीर लगने लगी। और घूर कर देखा श्रीमती जी ने हमको, तो रायते की कटोरी भी खीर लगने लगी। वाह। कि जो भी बने जैसा बने चुपचाप खा लो भाई, बात बड़े बूढ़ों की नजीर लगने लगी। और बेलन को धार जब निकली किचन से, तो तरकारी लौकी की पनीर लगने लगी। वाह। और लीजिए एक कविता आपको सुनाता हूं, इन दिनों देश में बहुत प्यार से सुनी जाती है। वो कविता मेरी शहीदों के नाम है, और अगर शहीदों की कविता के लिए भी आप कुछ लोग अगर ऐसा करेंगे तो मुझे लगेगा कि शहीदों के प्रति आपके दिल में कोई सम्मान नहीं है। हनुमत थप्पा की बात अभी की भाई परमानंद ने। आज ये जो मेले हो रहे हैं, आप कवि सम्मेलन सुन रहे हैं, हम सुना रहे हैं, ठहाके लगा रहे हैं, ये किनकी बदौलत साहब? उन फौजियों की बदौलत जो सियाचिन के बर्फ के पहाड़ों में -45 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में 80-80 किलो गोला बारूद अपने कंधों पर लाद करके भूखे प्यासे इस देश की चौकीदारी करते हैं, चौकसी करते हैं, पहरा देते हैं, तब जाकर के हिंदुस्तान चैन की नींद सो पाता है। बेशक। भरी गर्मी में, जून की गर्मी में +50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में रेतीले रेगिस्तान के पहाड़ों पर, रेत के टीलों पर वो लोग 80 किलो गोला बारूद अपनी पीठ पर लाद करके चौकीदारी करते हैं, तब जाकर के ये आयोजन हो पाते हैं, तब जाकर के कवि सम्मेलन हो पाते हैं। और इस देश की चौकसी और चौकीदारी करते हुए कई फौजी हमारे शहीद हो गए। उनकी संख्या गिनना, उनकी लिस्ट बनाना भी संभव नहीं है। मैंने एक तरीका निकाला और एक प्रतीक चुना, हनुमत थप्पा। वो ऐसा प्रतीक जिसे आप सब लोगों ने सुना होगा टीवी के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, उसको प्रतीक मान करके, और जो भी हमारी सेना पर चौकीदारी करते हुए, चौकसी करते हुए शहीद हुए हैं, उनके नाम एक कविता लिखी है। मैं चाहता हूं उन शहीदों की शहादत के नाम जो श्रद्धांजलि वाली कविता है, एक बार आदेशित कीजिए मुझे तालियां बजा करके कि वो मैं रचना आपके समक्ष पढ़ूं। स्वागत। सुनिए साहब। ये थे सुरेंद्र यादवेंद्र। आप